नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 14 मई 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, लास्ट में कोई क्वेश्चन एथिक्स का या फिर केस स्टडी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल ट्रेड वार से संबंधित, दूसरा आर्टिकल इकोलॉजी वर्ल्ड की परमानेंट इकोनॉमी है, अच्छा आर्टिकल है। तीसरा एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तीनों इश्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्ट में केस स्टडी या फिर एथिक्स का क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ट्रेड वार से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब ट्रंप सत्ता में आए थे ना, तो उन्होंने ना फरवरी में कुछ देशों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिए थे। इवन 145% टैरिफ, मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर 145% का टैक्स। किन देशों के अगेंस्ट ट्रंप ने ये 145% का टैक्स लगाया था? 3 देश थे मेनली, चाइना, कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको कनाडा तो पड़ोसी देश थे ट्रंप के। बाद में देखो ट्रंप ने बोला कि कनाडा और मैक्सिको को हम 90 दिनों का टाइम दे रहे हैं, इनके ऊपर ये 145% टैरिफ नहीं लगेगा, सिर्फ चाइना के ऊपर लगेगा। तो मतलब फिर से ट्रंप के सत्ता के आने के बाद ट्रेड वार स्टार्ट हो गया। और क्योंकि देखो चाइना ने भी रिटालिएट किया, चाइना ने भी बदले में यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर 125% टैरिफ लगा दिया। तो काफ़ी खतरा पैदा हो गया कि ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव असर पड़ेगा। दुनिया भर की जो शेयर मार्केट्स हैं वो डाउन चली गई। लेकिन देखो अब एक राहत मिली है इस ट्रेड वार में। राहत क्या मिली है? ट्रंप ने ये बोला है कि चाइना के ऊपर जो 145% टैरिफ लगाया गया था ना, 90 दिनों के लिए उसे हम घटा रहे हैं। 90 दिनों के लिए उसे घटा के 30% तक कर रहे हैं। बदले में चाइना में भी बोला कि हमने जो 125% टैरिफ यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर लगाया था, हम फिलहाल के लिए उसे 10% कर रहे हैं। तो अब देखो जैसे ये न्यूज़ आई कि चाइना और यूएसए के बीच ट्रेड वार फिलहाल 90 दिनों के लिए थम गया है, तो शेयर मार्केट्स में ना 2% से लेकर 3.8% तक का उछाल देखने को मिला। जैसे इंडिया की शेयर मार्केट भी 3.74% बढ़ गई सिर्फ एक दिन में, काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अब 2 तरह के एक्सपर्ट्स हैं। एक तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं ट्रंप झुक गए। पहले ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चाइना को मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन अब ट्रंप ने खुद ने बोल दिया कि हम फिलहाल के लिए टैक्स घटा के 30% कर रहे हैं। क्या ट्रंप ने घुटने टेक दिए सी जिनपिंग के सामने? एक तरफ के एक्सपर्ट्स ये हैं जो बोल रहे हैं कि ट्रंप झुक गए हैं। हालांकि दूसरे तरफ के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये बोल रहे हैं देखो चाइना के अगेंस्ट टैरिफ लगाने का मकसद ही ये था कि चाइना को ना नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आना, मतलब चाइना को मजबूर करना कि वो हमसे बात करे ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए। ट्रंप की शिकायत यह है कि यूएसए ना अभी चाइना से माल ज़्यादा मंगवाता है, खरीदता ज़्यादा है, चाइना को बेचता कम है। तो बदले में हो क्या गया है? ट्रेड डेफिसिट हो गया है यूएस की तरफ से, मतलब यूएसए सामान ज़्यादा खरीद रहा है, चाइना को बेच कम रहा है। तो यूएसए का कहना था कि चाइना इसे एड्रेस करें, क्योंकि चाइना टैरिफ लगा के रखता है, इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना की मार्केट में जा नहीं पाते। तो ट्रंप ये कहना चाहते थे चाइना को कि आप टैरिफ कम करो ताकि हमारा माल आपकी मार्केट में जा पाए। पहले चाइना ये करने को तैयार नहीं था, बट अब चाइना कह रहा है कि चलो बात कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि हम चाइना को बातचीत की टेबल पे लेके आए हैं, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए उसकी। तो मतलब अलग अलग व्यू है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसका रिजल्ट यूएसए के लिए पॉजिटिव निकला है या नेगेटिव निकला है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं पॉजिटिव निकला है क्योंकि चाइना बातचीत करेगा, ट्रेड डेफिसिट कम करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कुछ खास फायदा हुआ नहीं, अल्टीमेटली टैरिफ को कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूएसए को शायद ये समझ में आ गया होगा कि उनकी इकोनॉमी के लिए चाइना की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। चलो ये तो हुई चाइना और यूएसए की बात, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पे क्या इंपैक्ट है? इंडिया का एंगल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर यूएसए और चाइना इन दोनों के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं ना, तो फिर देखो
यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले चाइना प्लस वन की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे कि हमारी फैक्ट्री सिर्फ चाइना में नहीं होनी चाहिए, किसी और देश में भी होनी चाहिए, जैसे इंडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, तो ये जो इन्वेस्टर है ना, फिर वो चाइना छोड़ के जाएंगे नहीं अगर चाइना और यूएसए के रिलेशन इंप्रूव हो जाते हैं। तो इससे नुकसान किसको होगा? इंडिया को होगा, क्योंकि पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाइना को छोड़ के फैक्ट्री इंडिया में लगा रहे थे, लेकिन अब वो इंडिया में नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाइना के पास में देखो इकोसिस्टम तो बढ़िया है मैन्युफैक्चरिंग में, इस पे तो डाउट नहीं है। वहाँ पे कंपोनेंट्स ईजिली मिल जाते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना आसान है। तो इन्वेस्टर्स फिर चाइना छोड़ के इंडिया जैसे देशों में नहीं आएंगे, इंडिया को नुकसान होगा, सीधी सी बात है। दूसरी चीज देखो, इंडिया और यूएसए के बीच भी टेंशंस हैं। यूएसए ने ना हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे भी ड्यूटी इंक्रीज कर दी, जैसे स्टील पे, एल्यूमिनियम पे। तो बदले में ना इंडिया ने अभी डब्ल्यूटीओ को इन्फॉर्म किया था कि देखो यूएसए ने टैरिफ इंक्रीज कर दिए हैं, तो हम भी स्टेप ले सकते हैं, यूएसए के अगेंस्ट टैरिफ हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इंडिया इस पे विचार कर रहा है, भाई यूएसए के साथ कोई डील साइन हो जाए, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कोई ट्रेड डील साइन हो जाए, ताकि यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगाने ना पड़े। अभी इंडिया इस पे विचार कर रहा है, लेकिन टेंशंस तो हैं फिलहाल इंडिया और यूएस के ट्रेड में भी। लेकिन देखो, कुछ चीजें जो तय हैं, ये तो अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन कुछ चीजें जो तय हैं वो ये हैं। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में भी ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, $100 बिलियन से ज्यादा है। और ये डेफिसिट देखो यूएस से चाइना डील से भी कम तो होने वाला है नहीं। हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना ही होगा, अदरवाइज इंडिया और चाइना के बीच में भी इंडिया की साइड से $100 बिलियन से ज्यादा का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो, वैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बट सच्चाई ये है कि आज भी हमारी बहुत मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना डिपेंडेंट है। चाइना डिपेंडेंट मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स में ना बहुत सारे जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हमारी चाइना के ऊपर निर्भरता है। तो मेक इन इंडिया अपने आप में देखो इंडिपेंडेंट नहीं है। आज हम मेक इन इंडिया के लिए चाइना के ऊपर काफी निर्भर हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, इंडिया को क्या करना चाहिए, सेंटर को ना स्टेट्स के साथ मिल के काम करना चाहिए, ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम और बढ़िया बनाया जा सके, जैसा चाइना में है। जैसे आज आपको फैक्ट्री लगानी है, भाई फैक्ट्री लगाने के लिए हर तरफ जमीन इतनी महंगी है, जमीन एक्वायर करने में इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग करना इजी नहीं रह गया आज के समय में, बहुत दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, लैंड एक्वायर करना। फिर दूसरी दिक्कत आती है लेबर लॉज हमारे देश में आज भी। वैसे सेंटर बोलता है कि हम लेबर कोड लेके आए हैं, बट स्टेट्स ने उन लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो आज भी मैन्युफैक्चरर के अनुसार इंडिया में लेबर लॉज जो है काफी स्ट्रिक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करना इजी नहीं है। तो होना क्या चाहिए, देखो हमारे देश में ना लेबर रिफॉर्म आने चाहिए, फ्लेक्सिबल हायरिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट जिसकी बात बार बार हम करते हैं, लास्ट आर्टिकल आज भी इसी से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे देश में ना सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये सारे सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। तो कुल मिला के देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, ये जो चाइना और यूएस के बीच ट्रेड डील हुई है ना फिलहाल के लिए, इससे ये साबित होता है कि ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी स्ट्रोंग करनी ही होगी, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी ही होगी। ये इंडिया का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इकोलॉजी से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पी राघवन ने ये आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल की ना पहली लाइन में बोला जाता है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। आप मुझे एक बात बताइए, ये लाइन किसने बोली? ये लाइन बोली थी सुंदर बहुगुणा जी ने। सुंदर बहुगुणा जी जो थे वो चिपको मूवमेंट के ना लीडर थे। उन्होंने हिमालयाज में डिफोरेस्टेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उनका विजन ये था, जंगल बचाओ, पानी बचाओ, जीवन बचाओ। ये जो नारा है ना, जंगल बचाओ, पानी बचाओ, जीवन बचाओ, ये नारा बोलता है कि इकोनॉमी का असली बेस क्या है। जंगल, पानी, मिट्टी, मतलब इकोलॉजी है इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस। नेचर को बचाओगे तो देखो इकोनॉमी चलेगी, अगर इन्वायरमेंट ही चला गया तो मतलब इकोनॉमी भी चली गई।
राइटर बोलते हैं देखो नेचर के बिना इकोनॉमी पॉसिबल है ही नहीं। आज के ज़माने में हम कहते हैं डेवलपमेंट चाहिए, जीडीपी बढ़ाना है, हाईवेज बनाना है, इंडस्ट्री लगानी है, बट सोचो बिना पानी के, बिना हवा के, बिना मिट्टी के क्या ये सब पॉसिबल है? जीडीपी देखो तभी बढ़ेगी जब नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज सस्टेनेबल हैं, रिसोर्सेज बचेंगे। अगर रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो क्या हाईवे बनाएंगे, क्या हम जीडीपी इंक्रीज करेंगे? इसीलिए तो बोल रहे हैं राइटर कि नेचर के बिना डेवलपमेंट फेक है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो साइंस क्या करता है। साइंस ना नेचर को ऑब्जर्व करता है, साइंस नेचर से संबंधित ना एक्सपेरिमेंट करता है, साइंस मॉडल बनाता है। ये सब देखो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज का हो रहा है उसको समझने के लिए होता है। बट आर्टिकल ये बोलता है साइंस देखो इंपॉर्टेंट है, बट असली सच ये है कि इकोलॉजी ही असली इकोनॉमी है, साइंस नहीं है। इकोलॉजी ही असली इकोनॉमी है। हमारा सर्वाइवल, हमारी सिक्योरिटी, हमारा प्रोग्रेस सब नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो वैसे ना इंसान भी एनिमल किंगडम का ना पार्ट है। एनिमल किंगडम का पार्ट है। पहले जब आदि मानव के समय हम नोमैडिक हुआ करते थे, मतलब जंगल में जीते थे, शिकार किया करते थे, नेचर से हम उस समय ना डायरेक्टली जुड़े थे, सिर्फ जितनी जरूरत होती उतने रिसोर्सेज लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे देखो सोसाइटी बनी, बहुत सारे जो इंसान थे वो मिल के रहने लगे। सोसाइटी के बाद फिर कंट्री बनी, अलग अलग देश बने। तो जब अलग अलग देश बने तो विभिन्न देशों के बीच में ना कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया, ग्लोबल कंपटीशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने लगा, फ्यूचर के जो रिसोर्सेज हैं वो भी इंसान ने खत्म करने स्टार्ट कर दिए। लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया, नीड जितनी थी उतना लेंगे, वो सब बैलेंस बिगड़ गया, ग्रीड ज्यादा हावी हो गई। आप देखिए इंसान वैसे एनिमल किंगडम का पार्ट है, बट सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो देखो नीड से ज्यादा लेता है, मतलब स्टोर करके रखता है बहुत बहुत। आप सोच के देखिए कितना कितना स्टोर करके रखता है इंसान, आने वाली जनरेशन का भी खा जाता है रिसोर्सेज। लेकिन और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो नेचर से जरूरत से ज्यादा लेता है। इसी इंसान के लालच ने ना इकोसिस्टम पे बहुत एक्सट्रीम टाइप का प्रेशर डाला है। आप देखो आज के समय में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, रिवर्स बिल्कुल सूख रही हैं, पानी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। और इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बल्कि देखो और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तेज़ी से हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ये सब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो मतलब जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम जो होता है वो रिजिलियंट होता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो रही है इंसान की वजह से। IPBES की रिपोर्ट ये कहती है, यहां पे देखो ये रिपोर्ट थी यहां पे, चलो वैसे बता देता हूं। IPBES की रिपोर्ट ये कहती है आज के समय में ना इंसान का नेचर के साथ में जो डिसकनेक्शन हो गया है ना, इससे डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। डिसकनेक्शन मतलब इमोशन ही खत्म हो गया है ना नेचर के साथ में, इससे बायोडाइवर्सिटी पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। वैसे देखो ऐसी सिचुएशन में अब दुनिया के लीडर्स क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में दुनिया के लीडर्स बोलते हैं हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए। मतलब क्लाइमेट चेंज को बचाना है तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मैंग्रोव को प्लांट करो, फॉरेस्ट को रिस्टोर करो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। लेकिन देखो सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, क्लाइमेट चेंज के लिए निपटने के लिए हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों है? हुआ भी तो इसलिए है क्योंकि हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है। अब नेचर को आपने डिस्ट्रॉय किया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब उसी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए आप फिर से नेचर को रिस्टोर करने की बात कर रहे हो। यह सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। मतलब समझ गए, एक तरफ हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नेचर से ही क्लाइमेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो ना राइटर बोलते हैं देखो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ना हमें साइंस से ज्यादा रियलाइजेशन की आवश्यकता है। क्या रियलाइज करने की आवश्यकता है? हमें यह रियलाइज करने की आवश्यकता है
कि नेचर को सिर्फ स्टडी करना काफी नहीं है, नेचर को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, नेचर को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारी साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ क्लाइमेट चेंज से निपटना है तो नेचर को प्रोटेक्ट करो। भैया ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है नेचर को प्रोटेक्ट करना। क्लाइमेट चेंज जो है ये सिर्फ टेम्परेचर का इशू नहीं है कि हाँ भैया अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये देखो मोरल क्राइसिस भी है। मोरल क्राइसिस मतलब हमने अर्थ के साथ में क्या कर दिया है। ये ना सिर्फ मोरल क्राइसिस है बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है। अगर अभी हम नहीं सुधरे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो फिर क्या बचेगा आने वाले सालों में। समझ गए? तो ये लाइनें ना ऐसे में बहुत काम आती है। क्या कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक टेम्परेचर का इशू नहीं है, ये मोरल क्राइसिस भी है और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है। नेचर में देखो क्लाइमेट चेंज तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बिल्कुल धीरे धीरे होता था। और आज जो रेट है ना क्लाइमेट चेंज का वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फॉरेस्ट जल रहे हैं, कैलिफोर्निया में आपने देखा कितने बड़े स्केल पे फॉरेस्ट में आग लगी। फ्लड्स बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई हैं, हीट वेव्स काफी डेडली हो चुकी हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इंसानी डेवलपमेंट मॉडल की वजह से हो रहा है, ये सब अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। समझे? तो यहां पे देखो हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो यूएन का एक मॉडल है ना लाइफ मिशन, ये यूएन का है। यूएन का लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एक मिशन है कि आप डेली लाइफस्टाइल में इन्वायरमेंट का ध्यान रखो। मतलब आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। समझ गए? डेवलपमेंट का मेन गोल क्या है? डेवलपमेंट का मेन गोल है इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना, ना कि मेन गोल ये है कि आप इकट्ठा करते जाओ, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लो, जितनी जरूरत नहीं है फिर भी पेड़ काट दो। नहीं, मशीन देखो इमोशन से जुड़ी नहीं होती, और एनिमल्स में भी कई बार लिमिटेड इमोशन होता है, एनिमल ज़्यादा इमोशन दिखा नहीं पाते। बट देखो इंसान के पास में तो इमोशन है ना, इंसान के पास में इमोशनल बॉन्ड बनाने की पावर है। टेक्नोलॉजी ने हमें नेचर से दूर कर दिया है, बट इमोशन की सहायता से हम वापस नेचर से जुड़ सकते हैं। समझे? तो जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तो फ्यूचर कंजर्वेशन कैसा होना चाहिए? फ्यूचर कंजर्वेशन की हम बात करें तो सिर्फ ये ना बोलें कि प्लांटेशन कर दिया, एफोरेस्टेशन कर दिया, या फिर पोल्यूशन को थोड़ा कम कर दिया। नहीं भाई नहीं, जब हम बात करें नेचर के कंजर्वेशन की तो फिर देखो हमारा जो दिल है ना वो नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट को माँ मानती हैं, पानी को देवता मानते हैं। वो लोग अपने रिचुअल्स में नेचर को एक हिस्सा बना लेते हैं। तो लास्ट में राइटर मैसेज ये देते हैं, नेचर को समझने से ज्यादा जो साइंस करती है, हमें नेचर को अपनाने की आवश्यकता है। जब तक हम देखो इकोलॉजी को एक रियल इकोनॉमी नहीं मानेंगे ना तो सर्वाइवल होगा, ना सिक्योरिटी होगी, और ना ही फ्यूचर होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो आज ना सरकार ये बोलती है हमने ना एजुकेशन को आज़ाद कर दिया है। कैसे? स्कूलों में इनोवेशन और क्यूरोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम अटल टिंकरिंग लैब लेके आए हैं। हम मिडिल स्कूल से ही आज के समय में कोडिंग सिखा रहे हैं। एससी और एसटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें सरकार बोलती हैं, लेकिन राइटर कहते हैं सरकार देखो असली प्रॉब्लम भूल गई। ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं ना आज के समय में वो एम्प्लॉयबल नहीं है। एम्प्लॉयबल की जब हम बात करते हैं तो मतलब ऐसी स्किल्स का होना ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में जो मार्केट में ना काम आए, मतलब ऐसी स्किल्स जिसकी सहायता से ना पैसा कमाया जा सके। देखो स्वामी विवेकानंद ने ना एक बार एक बात बोली थी। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था एजुकेशन शुड हेल्प यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी सहायता से आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लेकिन देखो लास्ट 75 ईयर्स, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। पिछले 75 सालों में ना तो हम एजुकेशन में ऐसी एक्सीलेंस हासिल कर पाए हैं, ऐसी क्वालिटी हासिल कर पाए हैं, और ना ही सही मायनों में हम एजुकेशन में इक्विटी हासिल कर पाए हैं कि हाँ भाई
अमीर गरीब सबको सेम क्वालिटी की एजुकेशन मिले, नहीं, हम ये भी इंश्योर नहीं कर पाए हैं। ना एक्सीलेंस ना इक्विटी। सरकार कहती है हम ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए हैं, ये एक प्रकार से एजुकेशनल रेनेसां के समान है। बट देखो पॉलिसीज तो पहले भी आई। राधाकृष्णन कमीशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1948 में। इसके बाद देखो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1966 में। अच्छा, थोड़ा सा बता भी देता हूँ। राधाकृष्णन कमीशन, ये देखो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित था। कोठारी कमीशन ये कॉमन स्कूल सिस्टम का आइडिया लेके आया। इसके बाद ऑफिसर कमीशन 1985, ये जो ऑफिसर कमीशन 1985 था ना, ये एक आइडिया लेके आया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब हर एक स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए, ट्रेन टीचर होना चाहिए। रिपोर्ट्स देखो और भी आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसे बाद में 1992 में रिवाइज कर दिया गया। इस पॉलिसी ने भी एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन की एक्सेस इंप्रूव करने पे फोकस किया। और उसी प्रकार से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब आई है। तो राइटर बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई पहली बार नहीं आई है, सवाल ये है क्या इस बार कुछ बदला है। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए ना 4 साल पूरे हो गए, अभी तक तो कुछ फर्क दिख नहीं रहा है। 2025 में कितने परसेंट जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट देने लायक हैं, 42.6%। जबकि देखो 2023 में हमारे देश में ना बल्कि 44.3% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयमेंट देने लायक थे। मतलब ये परसेंटेज तो बल्कि बढ़ने के बजाय घट गई है। नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स हमारे देश में सिर्फ 11.72% है। आज के समय में देखो हमें ना ब्रेथ और डेप्थ दोनों चाहिए एजुकेशन में। एक अच्छी एजुकेशन क्या होती है, कोई पूछेगा अच्छी एजुकेशन क्या होती है, सबसे पहली चीज डेप्थ होनी चाहिए एजुकेशन में, टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जैसे देखो इंजीनियरिंग है, लॉ है, मतलब सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। यह है पहला एस्पेक्ट अच्छी एजुकेशन का। दूसरे नंबर पे ब्रेड्थ होनी चाहिए। ब्रेड्थ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एआई है, सॉफ्ट स्किल्स है, लैंग्वेज है। तो मतलब अच्छी एजुकेशन वो होती है जिसमें डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों हो। समझ गए। बट राइटर बोलते हैं जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने बनाई है ना, ये तो देखो यूएसए का कॉपी पेस्ट मॉडल है। 1950s में ना यूएसए की एक पॉलिसी आई थी, वेनेवर बुश मॉडल। वेनेवर बुश मॉडल, ये आप देख सकते हो, वेनेवर बुश मॉडल। तो उसका कॉपी पेस्ट कर दिया, बट कंटेक्स्ट भूल गई सरकार। जब यूएसए में ये एजुकेशन का मॉडल आया था ना, वेनेवर बुश मॉडल, तो उस समय यूएसए ना काफ़ी पब्लिक फंडिंग दे रहा था एजुकेशन को, रिसर्च को। बट इंडिया में मॉडल तो वही फॉलो कर लिया, यूएसए का कॉपी पेस्ट कर लिया, बट फंडिंग नहीं दी जा रही है सरकार के द्वारा, रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन और विजन दोनों आउटडेटेड हैं, दोनों इम्प्रैक्टिकल हैं। समझ गए। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्ट की गई थी ना, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ना एक भी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं था। अब ये बोला गया कि कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिट सिस्टम आया, लेकिन देखो कोर्स है ही आउटडेटेड। कोर्स मॉडर्न समय के हिसाब से रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट तब होता जब इंडस्ट्री का कंटिन्यूअस फीडबैक होता, कि इंडस्ट्री वाले बताते कि भैया हमें ये चाहिए, आप ये पढ़ाओ कॉलेजेस में, लेकिन जो चाहिए वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं कॉलेजेस में। आज आप देखिए, थोड़ा डेटा भी है, पेटेंट इंडिया के नाम कितने कम हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का आप एग्जांपल लीजिए पहले। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वैसे इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 81 से 39 हो गई है। 2015 में थी 81 और 2024 में हो गई है 39। लेकिन आप टर्की की देखिए, वो टर्की जो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा था अभी युद्ध के दौरान, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, टर्की की रैंकिंग 37 है, मलेशिया की रैंकिंग 33 है। और इनोवेशन क्लस्टर की बात करें, इनोवेशन क्लस्टर्स के मामले में बेंगलुरु की जो रैंकिंग है 56 है, दिल्ली की रैंकिंग 63 है। बट देखो यूएसए में जो सिलिकॉन वैली की रैंकिंग है वो 6 है। पेटेंट पर कैपिटा की बात करें, पेटेंट पर कैपिटा यूएसए की सिलिकॉन वैली में 7,885 है और बेंगलुरु में सिर्फ 313 है, जो हमारी
सिलिकॉन वैली है ना बेंगलुरु, वहाँ पे पेटेंट पर कैपिटा सिर्फ 313 है और यूएसए की सिलिकॉन वैली में है 7,885। और इंडिया में ज़्यादातर जो पेटेंट्स है ना वो सैमसंग के नाम पे है वहाँ पे। तो पेटेंट हमारे देश में बहुत कम है। इंडिया के स्टार्टअप कैसे, जो हम हर बार बात करते हैं, इंडिया के स्टार्टअप बस ऐप डिलीवरी डिस्काउंट कंपेयर करो। चाइना सेमीकंडक्टर्स के मामले में आगे है, इजराइल कैंसर रिसर्च के मामले में, यूएसए एआई मेटा के मामले में, रेयर अर्थ रिफाइनमेंट के मामले में। मतलब इंडिया बहुत पीछे है बाकी देशों के कंपैरिजन में, बड़े देशों के कंपैरिजन में। देखो वैसे राइटर बोलते हैं यूजीसी के पास में ना पावर है, यूजीसी के पास में पावर है, फंडिंग की पावर भी है और रेगुलेशन की पावर भी है। पर क्या यूजीसी ने कभी प्रूफ दिया है कि उनकी पॉलिसी से हमारे देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है ग्रेजुएट्स की? क्या सिलेबस चेंज करने से जॉब मिले हैं? आंसर है नहीं। सरकारी बॉडी सिर्फ देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, रिजल्ट जीरो है, एग्जीक्यूशन जीरो है। बीच बीच में देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे टेबलेट्स बांटे गए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकली? क्या कोई जवाब देने वाला है? क्या कोई एनालिसिस हुआ है? नहीं हुआ है। आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक बात ये पहले भी बोली थी, सरकार वैसे कहती है लर्निंग आउटकम इंप्रूव होनी चाहिए। देखो जो एडटेक्स हैं, बायजू अभी जैसे फेल हो गया, लेकिन बायजू की ना कुछ एनिमेटेड वीडियो जो थी ना वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत ही बढ़िया ढंग से बच्चे सीख पाते। 6ठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा। मुझे एक बात बताओ, सरकार के पास इतने पैसे हैं, मतलब अनलिमिटेड भी नहीं है, लेकिन सरकार बढ़िया एनिमेटेड वाली जबरदस्त वीडियो बना के जिससे बच्चा आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसको वो स्कूल में नहीं चलवा सकता। एक बेसिक सी चीज है। अब जैसे एआई है, सरकार क्या एआई की बेस्ट जो टीचिंग वीडियोस हैं जिससे एआई के बारे में सारी जानकारी हो, क्या सीखना है, कौन सी स्किल की जरूरत है, ये वीडियो बनवा के क्या सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकती कि हमारे देश के युवा फ्री में सीखें? मुझे तो पॉलिटिकल विल की कमी ज़्यादा लगती है। कई बार मैं सोचता हूं कि ऐसा यार सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? आप बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है कि मतलब पता है सरकार को इससे फायदा होगा, करती क्यों नहीं है, या उनको कोई बताने वाला नहीं है कि बेसिक चीज कर दें भाई? ये एक स्वयं पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया था जिसपे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। देखो कुछ कोर्सेज बेसिक बढ़िया हो सकते हैं स्वयं पे, लेकिन ज़्यादा कोर्सेज बढ़िया नहीं है और टीचर सीनियर हैं, मेहनत भी की होगी, लेकिन मॉडर्न समय के हिसाब से पेडागोजी भी इंप्रूव की जा सकती है और पढ़ाने का मेथड भी स्वयं पे बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं एथिक्स का। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स विद वेरिंग वैल्यूज एंड डिग्रीज ऑफ मोटिवेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी वैल्यू अलग होती है, उनका मोटिवेशन अलग अलग होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो ऐसी सिचुएशन में लीडर्स क्या किस टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं कि सभी तरह के इंडिविजुअल्स के बीच में एक हारमोनियस जो वर्ल्ड कल्चर है उसे प्रोड्यूस कर सकें, डेवलप कर सकें। फिर लास्ट में है लीडर्स कैसे सभी लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ इंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं इस डाइवर्सिटी वाली सिचुएशन में, कि सबको ये लगे कि हमारा जो लीडर है हमको साथ लेके चल रहा है। एक लीडर कैसे ये इंश्योर कर सकता है? तो सबसे पहले तो ये देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार की डाइवर्सिटी हो सकती है। डाइवर्सिटी जैसे देखो एज बेस्ड डाइवर्सिटी हो सकती है। यंग एम्प्लॉयज़ कई बार ये चाहते हैं ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, सीनियर एम्प्लॉयज़ स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, समझ गए। और मोटिवेशन लेवल कैसे वेरी करता है, किसी का गोल देखो प्रमोशन है, किसी का बैलेंस्ड लाइफ है, किसी का मोटिवेशन ये है हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। एक एम्प्लॉय सैलरी के लिए काम कर रहा है, दूसरा अपने पैशन के लिए काम कर रहा है। तो अलग अलग टाइप का मोटिवेशन होता है। और कई बार देखो लैंग्वेज अलग होता है और कई बार कल्चर अलग होता है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं एक टीम में। कई बार टाइम जोन का भी डिफरेंस आता है। जैसे इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, वो यूएस की टीम के साथ काम कर रहा है, वहाँ पे अलग टाइम जोन है, इंडिया में अलग टाइम जोन है। तो ये सारी डाइवर्सिटीज़ के बारे में आप बता सकते हो। ये सारी डाइवर्सिटीज़ एक टीम में हो सकती हैं। तो लीडर का रोल कैसा होता है, कैसी हार्मनी बनाना सभी लोगों के बीच में। सबसे पहले देखो लीडरशिप जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। मतलब सबको इक्वली सुनना, सबको इक्वली चांस देना।
ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। जैसे गूगल में ना एक पॉलिसी है, सब आइडियाज़ को ना सुनने की पॉलिसी है, क्योंकि उनका ये मानना है, देखो अच्छा आइडिया कहीं से भी आ सकता है। अगर एम्प्लॉय को लगे कि उसकी आवाज़ इंपॉर्टेंट है तो वो अपना आइडिया रख सकता है, इससे एम्प्लॉय ज़्यादा इन्वॉल्व फील करता है। दूसरे नंबर पे पहला हो गया लीडरशिप ओपन होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। दूसरा, लीडर का काम है कि पूरी टीम को ना एक शेयर्ड पाथ दिखाना, क्लियर पाथ दिखाना कि हमें किस रास्ते पे चलना है। सब लोग देखो बेशक अलग अलग रीजन से आए हैं, लेकिन गोल एक ही होना चाहिए, कंपनी का विजन। वो विजन दिखाना लीडर की जिम्मेदारी है। अगर देखो एक एनजीओ है तो उस एनजीओ के सभी मेंबर्स को लगना चाहिए कि हम सोसाइटी चेंज कर रहे हैं, चाहे देखो अकाउंटेंट हो या फिर फील्ड वर्कर हो, तब वो अच्छे से काम करेंगे। तीसरे नंबर पे लीडर में ना इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और मैनेज करना, ये लीडर को आना चाहिए। क्योंकि देखो सब लोग ना अलग अलग सिचुएशन से आए हैं, हर एक की जरूरतें अलग अलग हैं, इसलिए इमोशंस को लीडर समझेगा नहीं, मैनेज नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल बर्नआउट हो गया तो दूसरे को लग रहा है कि उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। अगर लीडर देखो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो तुरंत दोनों को एड्रेस करेगा। फिर आता है तीसरा पॉइंट, हर एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन को समझना और उसे पर्सनलाइज्ड अप्रोच करना, ये लीडर को आना चाहिए। क्योंकि देखो एक अप्रोच जो है वो सबको फिट नहीं करती, वन साइज डजंट फिट ऑल। एक एम्प्लॉय इंट्रोवर्ट हो सकता है जो ग्रुप मीटिंग में अपने आइडियाज ज़्यादा नहीं शेयर करता, और एक बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो कहने का मतलब है लीडर को पता होना चाहिए कि कौन इंडिविजुअल कैसा है, ताकि उसको उसी ढंग से एड्रेस किया जा सके। जो इंट्रोवर्ट है उसको पर्सनली जाके पूछा जा सके कि तुम्हारे पास में कोई आइडिया है तो बताओ। पांचवें नंबर पे इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज का एक्सेस देना, ये लीडर का काम है। जैसे रिमोट एम्प्लॉय है, उनको भी उतनी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है जितना कि वो एम्प्लॉय जो डेली ऑफिस आता है। ऐसा ना हो कि रिमोट एम्प्लॉय आइसोलेटेड फील करे, समझ गए। फिर देखो डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट ना करना, लीडर को क्लियर मैसेज देना होगा कि डिसरिस्पेक्ट किसी भी फॉर्म में अलाउड नहीं है, किसी की भी। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर को देखो ये एक्सेप्ट करना होगा कि हर किसी के पास में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल है। एक जूनियर एम्प्लॉय जो है वो भी एक नया सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर देखो एक लीडर का काम ना, आज एक वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता सारे मिलके जिसमें बजाते हैं और बीच में एक कंडक्टर होता है, तो वैसा हो गया लीडर का काम। जब हर एम्प्लॉय एक अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो ना, तब उन सबको हार्मनी में लाना, ये असली लीडर का काम है। डाइवर्सिटी बेशक देखो एक चैलेंज है, लेकिन लीडरशिप अगर सही हो तो वही डाइवर्सिटी एक एसेट बन सकता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हो। अब लास्ट में बात करें आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए। एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, जिसमें हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस की कि देखो एजुकेशन से संबंधित पॉलिसीज तो पहले भी बहुत आई हैं, इस बार क्या नया है। यूएस की 1940s में एक पॉलिसी आई थी, उसका कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, लेकिन यूएस ने फंडिंग दी थी, यूएस ने सपोर्ट किया था, फंड था, लेकिन हम बिना फंड दिए यूएस की पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने लायक ग्रेजुएट्स की संख्या कम हुई है। इनोवेशन में हमने इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन मलेशिया, टर्की जैसे देशों के मुकाबले में हम काफ़ी कम हैं। पर कैपिटा पेटेंट हमारे देश में काफ़ी कम है। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्ट हुई थी तो इंडस्ट्री से कोई एक्सपर्ट नहीं था, करिकुलम जो है वो आउटडेटेड है, तो ये सारी चीज़ें राइटर बोलते हैं। फिर इकोलॉजी इज़ द वर्ल्ड परमानेंट इकोनॉमी, इसमें राइटर ये बोलते हैं, देखो हम ना कई बार साइंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट साइंस सिर्फ ये समझती है कि इकोलॉजी कैसे एक्ट करती है। असली इकोनॉमी तो इकोलॉजी है। इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है जो रिसोर्सेज इकट्ठा करता है ग्रीड के चलते, और कोई जानवर ऐसा नहीं करता। इसलिए अब हमें मानना होगा कि असली जो इकोनॉमी है वो इकोलॉजी ही है, और उसी हिसाब से हमें एक्ट करना होगा। एक पैराडॉक्स की बात भी करते हैं कि हम इकोलॉजी को बर्बाद कर रहे हैं, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर बोलते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की आवश्यकता है, मतलब नेचर को बर्बाद कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और फिर दोबारा से बोल रहे हैं नेचर को ठीक करने की आवश्यकता है। भाई तुम खराब ही मत करो। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर ये चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड डील से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। यूएसए ने टैरिफ कम कर दिए हैं, 145% से 30% तक ले आया है। राइटर बोलते हैं देखो इंडिया के लिए अच्छी संकेत नहीं है, क्योंकि पहले
ऑलरेडी यूएस इंडिया ट्रेड में टेंशंस थी, इंडिया WTO जाने की बात कह रहा था, और जो कंपनीज पहले चाइना +1 स्ट्रेटजी पे काम कर रही थी अब वो शायद नहीं करेंगी। इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना होगा, अभी भी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है मेक इन इंडिया के लिए। सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना होगा, लेबर रिफॉर्म लाने होंगे, इसके अलावा लैंड एक्विजिशन सही होना चाहिए, बिजनेस करना आसान बनाना होगा देश में। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।